वेल हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 अटेम्प्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जिनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मैम क्या बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इनको छोड़कर? बिल्कुल पढ़ना है। दैट डिपेंड्स कि आपने की तैयारी कितनी करी है। वेल ये लास्ट डे रिविजन के लिए, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ के जाना, अगर मैम ने बताया तो, है ना। ऐसा नहीं होगा। तो आपको प्रॉपर सब कुछ रिविजन करना है। ये आपके लास्ट डे के लिए कि ये सेक्शंस में से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। तो अपन इनको एक बार पढ़ेंगे, प्रॉपर रिवीजन करेंगे। एंड इलस्ट्रेटेड मेमोरी हुक्स है इसके अंदर, दैट इज प्रॉपर डमी दे रखी है पार्टीज के अकॉर्डिंग। उन पार्टीज को अपन प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है ना। तो चले स्टार्ट करें। ठीक है, चलो चलते हैं। ये रिवीजन के लिए है फॉर सितंबर 2026 एंड ऑनवर्ड्स, जो भी बच्चा देखना चाहे। चलो स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे पहले तो एक सेकेंड। ऑलराइट, देखो ये तो नॉर्मल सा है कि कैसे पेजेस वर्क कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है ना। ओके नाउ सेक्शन 2H, आप लोगों को पता होगा सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। याद होना, 2H याद करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी अगर कॉन्ट्रैक्ट का आ जाता है, कोई भी मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको पता है एक चीज है कि जब आप है ना जैसे कुछ भी ऐसे करते हो कि मान लो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछा उसका डेफिनेशन जरूर देना। जैसे मान लो बेलमेंट के बारे में पूछा है यहाँ पर, तो बेलमेंट क्या होता है। बेलमेंट अपन गुड्स देते हैं, कौन देता है? बेलर गुड्स देता है। किसको देता है? बेली को गुड्स देता है। बेली को किसके लिए देता है? कुछ पर्पस के लिए गुड्स देता है, राइट। यहाँ पर कुछ पर्पस होता है, उसके लिए गुड्स देता है और पोजेशन साथ में होता है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर ये डिफाइन लिखनी है जिसके बारे में उसने पूछा है। या यहाँ पर उसने एजेंसी पूछ लिया, या यहाँ पर उसने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछ लिया था। डिपेंड्स की क्वेश्चन किस बारे में है, राइट। तो अपन को प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग लिखना है ना। नो मैम, क्या कहना चाहता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फटाफट फटाफट क्विक स्टडी करेंगे। ऑलराइट, कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? देखो, एन एग्रीमेंट इज एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन ही होना कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। द मोमेंट दैट एग्रीमेंट बिकम्स एनफोर्सेबल बाय लॉ। यहाँ एनफोर्सेबल बाय लॉ क्यों लिखा है? अगर यहाँ एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता तो वो इलीगल होता, राइट। लीगल नहीं होता। और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो नहीं होते, ठीक है। तो एनफोर्सेबल नहीं है। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल है मैम, जो लीगल है एंड लॉ से एनफोर्स है, लॉ बोल रही कि ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो चीज है, राइट। It graduates into a contract. So every contract starts life as an agreement. सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ कहां से स्टार्ट होती है? एग्रीमेंट बनता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का इजाद होता है। ओके, बट नॉट एवरी एग्रीमेंट अर्न्स कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस। मतलब मान लो दो जनों के बीच में एक नॉर्मल सी वार्तालाप हुई है कि भाई ये करेंगे अपन, ये करेंगे। दोनों ने बोला कि चल मैं देखो कार दे दूंगा और ऐसे कर दूंगा। नॉर्मल सी बात हुई, एकदम डेली लाइफ रूटीन में मजाक कर रहे हैं एक दूसरे से। वो एक एग्रीमेंट हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया। अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ है, कंसिडरेशन फिक्स नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये नहीं कह देंगे अपन की वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऑलराइट, इसका एक क्विक सीन है। जैसे ये ऐसे जो इलस्ट्रेटिव हुक्स है ये बने हुए, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम पर्पस से। आई प्रॉमिस टू सेल माई स्कूटर फॉर 35,000। दैट डील बोलता है यस एक्सेप्ट एंड पे। तो यहाँ पर डील हो चुकी है, वो पेमेंट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एग्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच में और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट। मेमोरी हुक कैसे है? आपने एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल है वो एग्रीमेंट किसको बनता है? इक्वल्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट वियरिंग अ लीगल आईडी कार्ड। लीगल होना बहुत जरूरी है, अगर वो इलीगल है तो वो वॉइड हो जाएगा। इफ अ कोर्ट, एक एग्जाम एंगल से रिकॉल ट्रिक भी है यहाँ पर, ठीक है। इफ अ कोर्ट कैन फोर्स इट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोर्ट उस चीज को फोर्स कर रहा है ना कि हाँ ये चीज हो सकती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। इफ नॉट, इट्स जस्ट टू पीपल बीइंग नाइस टू ईच अदर। एक दो जने हैं जो एक दूसरे के साथ में नाइस हो रहे हैं, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये बेस डेफिनेशन है जो हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट पूछी जाती है आपको, ठीक है। ऐसे आपके ये आपकी गाइड भी दे रखी है कि कौन सा किस पे पूछा जा सकता है। नाउ सेक्शन 10, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैम ये क्या होता है? एसेंशियल्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कॉन्ट्रैक्ट में आती ही है। क्या? एन एग्रीमेंट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन मेड बाय फ्री कंसेंट। जब दो लोगों की हामी ही नहीं होगी, या अगर कोई गन रख के कर रहा है, कोवर्जन में कर रहा है, अंडी इन्फ्लुएंस पे कर रहा है, तो उसको आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहोगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहोगे। वैलिड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। वॉइडेबल में आ जाती है वो चीज, सेक्शन 19 एंड 19A वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। यहाँ कितनी चीजें हैं देखो, फ्री कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट होना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ फ्री कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया।
मैम ऊपर ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। फ्री कंसेंट हो गया, पार्टीज कॉम्पिटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय एक्ट नहीं होना चाहिए। क्या वो वॉइड होगा तो वो वैलिड होगा? नहीं होगा, ठीक है। क्विक सीन क्या है? आई एम 17 बट आई साइन द लोन पेपर। ये 17 है ना, तो 18 से नीचे है, ये माइनर आ गया, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और अगर करता भी है तो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सॉरी, दैट मेक्स इट वॉइड फ्रॉम डे वन बिकॉज इट इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। ये देख लो, वॉइड माइनर के पास कोई कैपेसिटी नहीं है। फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी क्या होती है? साउंड माइंड होना चाहिए, है ना, 18+ होना चाहिए, और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ये चीजें थी कॉम्पिटेंट के अंदर। लॉफुल होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू सेड यस एट 17, उसने हाँ बोला 17 पे, कॉन्ट्रैक्ट ने बोला नहीं चाहिए, ठीक है। एग्जाम एंगल की काउंट ऑन 4 फिंगर, 4 फिंगर पे काउंट करो। फ्री, कॉम्पिटेंट, लॉफुल, नॉट वॉइड, मिसिंग इवन वन इट कोलैप्सेस। सारे होने चाहिए, इसेंशियल सारे होने चाहिए। एमसीक्यू का फेवरेट है ये, एवरी अटेम्प्ट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ सेक्शन 11 अभी बताया कौन कौन कॉम्पिटेंट है। मैम जिसने एज ऑफ मेजोरिटी अटेम्प्ट करी है, साउंड माइंड है, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, फेल इवन वन टेस्ट एंड द पर्सन कैन नॉट एंटर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर इन तीनों में से तीनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ एंड दे रखा है और नहीं दे रखा है ना, एज ऑफ मेजोरिटी कॉमा है और नहीं है यहाँ पर, और होता तो सिर्फ एक होता। पता है ना आपको कि एक जैसे अगर एंड और का रिलेशन पता है आपको? एंड मतलब प्लस का साइन, और मतलब स्लैश, कोई भी हो सकता है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। ओके, तो क्या क्या हो गया? एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, फेल इवन वन टेस्ट एंड द पर्सन कैन नॉट एंटर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नाउ क्विक सीन क्या है? कैन आई टेक दिस लोन? आई एम 16, क्या वो ले सकता है? नहीं ले सकता। नो, यू आर नॉट अ मेजर येट, ओके, नॉट कॉम्पिटेंट। तो आपको पता है ऐसे लीगल लैंग्वेजेस लिखनी। लीगल लैंग्वेजेस कैसे? नॉट कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट नहीं है। आप ये नहीं लिख सकते नो ही इज स्मॉल इन एज, और ऐसे नहीं लिख सकते कि ही इज यंगर देन 18, और ऐसे आप लोग कुछ भी लिखना चाहो ना, वो नहीं लिख सकते। प्रॉपर लीगल लैंग्वेज के साथ लिखोगे, एग्जामिनर कहीं मार्क्स नहीं काटने वाला, बल्कि वो अच्छा मार्क्स देगा आपको, क्योंकि उसको पता चलेगा कि बच्चे को कितना अच्छे से आता है, ठीक है। नाउ मेमोरी हुक क्या है? एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। लास्ट में बस ये ना, ऐसे पॉइंट्स पढ़ के चल जाना। ये मेमोरी हुक पढ़ के चल जाओगे ना, तो आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे। हाँ, ये बुलेट पॉइंट्स थे, ठीक है। एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एज, माइंड एंड लॉ, ठीक है। मिस वन एंड यू आर बेंच्ड, नॉट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टीम, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। AML, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है AML। सेक्शन कौन सा था? 11 था मैम, सेक्शन याद करो मैम, सेक्शन 11 था, ठीक है। नाउ सेम 3 लेटर्स, बैंक यूज फॉर कंप्लायंस चेक्स, फनीली इनफ इजी टू रिकॉल। मतलब क्या होता है ना, बैंक्स ये AML जो ये चीज यूज करते हैं, वहां पर ये एक 3 लेटर्स चलते हैं कि चेक्स की कंप्लायंस के लिए, कि कैसे चेक सही है या नहीं है ना, कि प्रॉपर डिटेलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है या नहीं हुई है। नाउ सेक्शन 15 मैम, सेक्शन 15 वॉइडेबल होता है ना, वॉइडेबल होता है। क्यों? सेक्शन 15 में सामने वाली पार्टी के पास में ऑप्शन होता है, बट देखो मजबूरी है इंसान की, करेगा तो सही वो, ठीक है। कोवर्जन सेक्शन 15 में आता है। कोवर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, या तो कमिट करना या थ्रेट करना। कमिट करने के लिए तू या तो मुझे ये बिल्डिंग दे दे, या तो आ गया, मतलब आप उसको धमका रहे हो। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द IPC और एनी अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। किसी पर्सन को, सामने वाले को उसकी प्रॉपर्टी डिटेन कर रहे हो। होता है ना कभी आप सामने वाले की लैंड ले लेते हो और फिर आप उसको एकदम मजबूर कर देते हो कि भाई वो लैंड छोड़ ही दे अपनी, क्योंकि आपने उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। नाउ कंसेंट सो कॉज्ड मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी कोर्स्ड। पार्टी कोर्स्ड कौन है यहाँ पर? ये पार्टी कोर्स्ड। अगर इस एग्जाम्पल के साथ में देखें अपन, तो इस एग्जाम्पल में ये वाली पार्टी कोर्स्ड है। कौन सी वाली? ये वाली, क्योंकि ये इसको धमका रहा है। कौन धमका रहा है? ये जो भी ये एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं। साइन दिस डीड और आई विल बर्न योर शॉप डाउन। ये डीड साइन कर दो वरना तुम्हारी दुकान जला दूंगा। तो यहाँ फाइन आई विल साइन, ठीक है। मैं प्रॉपर बेस के साथ चल रही हूँ, बट थोड़ा सा जल्दी चल रही हूँ ताकि आप लोगों का रिविजन भी हो जाए, ऑल्सो आप लोगों के कोई कॉन्सेप्ट ना छूटे, ठीक है। नाउ वॉइडेबल हो गया, ये वॉइडेबल होगा। सेक्शन 19 में ये चीजें आती है, कोवर्जन आएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस आएगा, और ये सब चीजें आएंगी जो सेक्शन 19 एंड 19A के तहत वॉइडेबल होगी। वॉइड नहीं है, वॉइडेबल है, ठीक है। थ्रेट प्लस क्राइम,
थ्रेट प्लस क्राइम, कोवर्जन। थ्रेट कर दिया, डरा दिया सामने वाले को, और कुछ क्राइम कर दिया, क्राइम बताने की जरूरत नहीं। साइन और एल्स, साइन और एल्स, या तो साइन कर तो नीड तो आ गया ना, तो कोवर्जन है, ठीक है। इज अ नेगोशिएशन, आप नेगोशिएट नहीं कर रहे हो सामने वाले की कि यार कर देना थोड़ा कम ना, आप उसको धमका रहे हो। इट्स सेक्शन 15 इन डिसगाइज, धमका रहे हो, ठीक है। कोवर्जन ऑलवेज इज अ whiff of IPC अबाउट इट। इफ इट्स अ क्राइम इट्स अ कोवर्जन, अगर वो क्राइम है तो वो कोवर्जन है। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस पता है क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब किसी रिलेटिव का, किसी आपके कोई सुपीरियर पर्सन का आप पे कुछ इन्फ्लुएंस होता है। मान लो जैसे अगर मैं आपको कुछ गलत बता रही हूँ यहाँ पर कि जैसे बच्चों यहाँ पढ़ना नहीं है आपको, एग्जाम्स के लिए क्या है, एग्जाम्स में क्या रखा है, दुनिया कोई मतलब नहीं एग्जाम्स में, मैं आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस में लाके आ रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरे को देख रहे हो ना, तो मेरे से वॉच होके आप लोग जो चीज मैं बताऊंगी वो करोगे आप। तो मैंने अगर आपको कहा कि बच्चा नहीं पढ़ना, क्या मतलब है, भाड़े में जाए पढ़ाई, ठीक है, ऐसे नहीं होता ना। मैं आपको बोल रही हूँ पढ़ना है, ठीक है, पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, ठीक है। नाउ सेक्शन 15 किसका था? कोवर्जन का था। सेक्शन 10 किसका था? इसेंशियल्स का था। 11 किसका था? कॉम्पिटेंसी का था। 2H कौन सा सेक्शन था मैम? कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन था। अब तो आ गया मैम हमें, ठीक है। नाउ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या बोलता है? एग्जिस्ट वेयर वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। डोमिनेशन हो रहा है यहाँ पर, मैं आप लोगों के ऊपर डोमिनेशन कर रही हूँ, मैं डोमिनेटर हूँ, मैं डोमिनेट कर रही हूँ, मैं जो बोलूंगी वो मानोगे आप लोग, मतलब जो फॉलो कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। थ्रू रियल और एपरेंट अथॉरिटी, अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप और द अदर्स मेंटल डिस्ट्रेस। सामने वाले की अगर आप समझ रहे हो कि ये मेंटल डिस्ट्रेस में, फिर भी आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो वो गलत हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस में। एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर देम। मान लो कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कोई छोटा बच्चा है, उस बच्चे के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है मान लो, ठीक है, और उसके पेरेंट्स नहीं है, वो बच्चे से मैंने उस प्रॉपर्टी पे साइन करवा लिया, ऑल्दो सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो है ना, उस बच्चे से मैंने प्रॉपर्टी पे साइन करा लिया, यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। आपने उस बच्चे को इन्फ्लुएंस पे ले लिया कि मैं तेरे को 100 रुपए की चॉकलेट दूंगा, या आप मान लो किसी बच्चे के पास है, उसके रिश्तेदार उसको, छोटा सा एग्जाम्पल, फटाफट इसको आगे चलते हैं। उस बच्चे को रुपीज मान लो 500 उसकी बुआ देके गई, ठीक है, उसकी बुआ उसको 500 रुपीज देके गई एक माइनर को, ठीक है ना। आपने उस माइनर को, उसको पता नहीं 500 की वैल्यू कितनी होती है, इजी एग्जांपल, ठीक है। तो आपने क्या करा, उसको है ना, आपने बोला यार पता है 500 की वैल्यू कम होती है और 100 की वैल्यू ज्यादा होती है, इसमें ज्यादा चॉकलेट्स आएगी, तो वो आपके अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ गए। वो कह रहे अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मुझे आप 100 दे दो और मेरे 500 आप ले लो, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है। डॉक्टर शुड आई साइन ओवर माई प्रॉपर्टी टू यू, क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दे दूं? यस, ट्रस्ट मी इज फॉर द बेस्ट। डॉक्टर को बोल रहे अपन कि मैं प्रॉपर्टी आपको दे दूं क्या? डॉक्टर बोल रहा हाँ दे दो, बहुत अच्छी बात है। ये वर्डेबल है, सेक्शन 19A लग जाएगा। ओके, डोमिनेट प्लस अनफेयर एडवांटेज व्हेन ट्रस्ट टर्न्स इनटू लेवरेज। जब सामने वाले पे आपका लेवरेज आ जाता है ना, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, वो फ्रेंडशिप नहीं होती है, ठीक है। Ask, does one party hold power over the other's will, not just their wallet? सामने वाले की विल पे, विल मतलब मेरी इच्छा शक्ति पे अगर आपकी पावर है ना, तो आप मुझे अनड्यू इन्फ्लुएंस में लेके आ रहे हो, दैट्स द टेस्ट। यही टेस्ट है अनड्यू इन्फ्लुएंस को समझने का। फ्रीक्वेंटली टेस्ट होता है डॉक्टर या गार्डियन के फैक्ट पैटर्न्स के अंदर, ओके। नाउ सेक्शन 17 फ्रॉड। मैम सेक्शन 15 क्या था? सेक्शन 15 क्या था? कोवर्जन था, ओके। एंड सेक्शन 16 क्या था? अभी पढ़ा है, अभी पढ़ा है, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? सेक्शन 16 क्या था? अनड्यू इन्फ्लुएंस। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। चलो सेक्शन 17 पे चले। नाउ फ्रॉड बेसिक फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड तो होते रहता है आजकल बहुत। फ्रॉड कवर्स अ फॉल्स सजेशन ऑफ फैक्ट बाय वन हु डजंट बिलीव इट टू बी ट्रू। कोई सामने वाला मानता नहीं है वो ट्रू है। एक्टिव कंसीलमेंट होता है छुपाना किसी चीज का, और प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। बोलना किसी को कि मैं ये काम कर दूंगा, बट आप कर ही नहीं रहे हो बाद में वो काम, ठीक है। और एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कि आप धोखा दे रहे हो सामने वाले को, डिसीव माने धोखा दे रहे हो आप, ठीक है। नाउ ऑल डन विद इंटेंट टू डिसीव द अदर पार्टी। ये सारी चीजें आप सामने वाली पार्टी को अगर धोखा देने के पर्पज से कर रहे हो, तो ये फ्रॉड है। फ्रॉड किसमें आता है? 17 बार फ्रॉड कर दिया साले ने, 17 बार फ्रॉड कर दिया मैम। नाउ 17 ऐसे भी खतरा होता है फ्रॉड का। दिस कार हैज नेवर मेट विद एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से नहीं हुआ। इट हैज 3 टाइम्स। कंसीलमेंट है, फ्रॉड है, झूठ बोला है। आप किसी को कार सेल करने जा रहे हो, आपने उसको झूठ बोला है, नहीं ये तो 15,000 किलोमीटर ही चली है, मीटर स्पीडोमीटर देख लो, रियल में वो 1 लाख चल चुकी है, बट आपने कम करवा दिया। फ्रॉड, कंसीलमेंट कर रहे हो आप, ठीक है। मेमोरी क्या है? लाई, झूठ बोल रहे हो। इंटेंट टू डिसीव, आपको पता है कि आप उसको धोखा देने वाले हो, ठीक है। फ्रॉड इज बेसिकली अ लाई दैट केम विद अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान है, आप कुछ प्रॉफिट कमाने वाले हो, दैट इज फ्रॉड। नो इंटेंट टू डिसीव, नॉट फ्रॉड। अगर आप इंटेंट टू डिसीव नहीं, आप सामने वाले को धोखा नहीं देने वाले हो, तो वो फ्रॉड नहीं है। बट अगर आप सामने वाले को धोखा देने जा रहे हो, तो वो फ्रॉड है। मिसरिप्रेजेंटेशन के साथ ही मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन और इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन आता है कि फ्रॉड क्या है और मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है। अच्छा पता है, एक
जब आप डिफरेंशिएशन करते हो ना, तो ऐसे मत लिखा करो एग्जाम में कि है ना पहले अपन ने फ्रॉड को डिफाइन कर दिया कि मैम हमें तो 2 लाइन का फ्रॉड आता है, हम फ्रॉड को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम मिसरिप्रेजेंटेशन करेंगे वाइल लिख के। ऐसे मत करना, ये बहुत पुराना तरीका है। इन सम केसेस जब आपके पास एक छोटा क्वेश्चन हो जिसमें 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तब आप ये कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये प्रॉपर ऐसे डिफरेंशिएशन की टेबल बना के आना जिसमें फर्स्ट पॉइंट मीनिंग लिखना, सेकंड पॉइंट फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है उनके पॉइंट्स लिख देना। तो बेसिकली आपको एक पॉइंट तो मीनिंग से ही मिल जाएगा, तो मीनिंग तो सब लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 पे आता है। मिसरिप्रेजेंटेशन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मेड ऑनेस्टली। फॉल्स स्टेटमेंट करो बट आप ऑनेस्टली करो, बिलीविंग इट टू बी ट्रू विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। आप सामने वाले को धोखा देने की इंटेंशन से नहीं कर रहे हो, बट वो फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड इनोसेंट ब्रीच ऑफ गुड फेथ, आपको पता है कि ये धोखा देने के लिए नहीं है, बट ठीक है, मतलब गुड फेथ में काम कर रहे हो आप, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वॉइडेबल बट देयर इज नो क्लेम फॉर डैमेजेस द वे देयर वाज इन फ्रॉड। फ्रॉड में क्लेम है क्योंकि आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, डिसीव कर रहे हो सामने वाले को, बट क्या आप मिसरिप्रेजेंटेशन में डिसीव करते हो, नहीं करते हो, ठीक है। आई जेन्युइनली थॉट दिस मशीन डिड 50 यूनिट्स पर आवर। इसको नहीं पता था भाई, ये खुद बोल रहा है कि मेरे को लगता था कि 50 यूनिट्स पर आवर से मशीन जो है प्रोड्यूस करती होगी। इट डज 30 बट ओके आई बिलीव यू डिडंट लाई। वो बोल रहा है कि ठीक है मैं मानता हूं तुमने झूठ नहीं बोला होगा। वॉइडेबल है बट डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हो। ऑनेस्ट मिस्टेक स्टिल वॉइडेबल, ऑनेस्ट है बट वॉइडेबल है, सामने वाली पार्टी पे डिपेंड करता है, वो मना भी कर सकता है वो, बट वो क्लेम कर सकता है, नहीं कर सकता, डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन राइट इंटेंशंस, पता होता ना कभी कि यार मान लो कि भाई ठीक है हो गया वैसे वाला, स्टिल वॉइडेबल दो सॉरी वॉइडेबल तो है बट सॉरी ना। फ्रॉड लाइड ऑन पर्पस, फ्रॉड क्या हो गया, लाइड ऑन पर्पस। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब रॉन्ग बट मेंट टू वेल, रॉन्ग था बट बुरा नहीं चाह रहे थे अपन सामने वाले का, है ना। सेम रेमेडी डिफरेंट डैमेजेस। Now section 23 lawful consideration and object। मैम lawful consideration और object क्या होता है, consideration lawful होना चाहिए। आप किसी को सामने वाले को जाके गांजा वगैरह नहीं बेच सकते ना, वो lawful consideration नहीं, वो illegal है। The consideration or object of an agreement is unlawful if it is forbidden by law। law ही मना कर रहा है भाई, ये नहीं दे सकते हो तुम लोग, क्यों दे रहे हो। Defeats the provision by any law is fraudulent involves injury to a person। सामने वाले को इंजरी हो रही है, गांजा खा के सामने वाले को एडिक्शन हो रहा है ना, इंजरी हो रही है, या प्रॉपर्टी का कोई डैमेज हो रहा है, और द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और टू पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब पब्लिक को हार्म पहुंच रहा है, दैट इज अनलॉफुल, ठीक है। सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड, सिंपली वॉइड है, वो वॉइडेबल नहीं है। मैम यहाँ वॉइडेबल क्यों नहीं आया वॉइड की जगह, क्योंकि सामने वाली पार्टी के पास में ऑप्शन नहीं है, आप उसको एक्चुअली में गलत दे रहे हो ना चीज, इलीगल चीज कैसे दे रहे हो। आज मैं किसी को बॉम्ब सप्लाई करने जाऊंगी, दैट इज इलीगल, आई कांट गिव समबडी समवन एन बॉम्ब, नो, तो वो नहीं दे सकती मैम, ठीक है। अब देखो रेंट दिस फ्लैट टू मी, एक फ्लैट होगा, उसको बोल रहा है कि मेरे को फ्लैट दे दो, मैं इस पे इलीगल लॉटरी चलाऊंगा, इलीगल लॉटरी, ठीक है। डील्स ऑफ देन दैट ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, ये वॉइड है बेसिकली। नाउ मेमोरी को क्या है, फॉरबिडन है, फ्रॉडुलेंट है, इंजूरियस है या इमोरल है पब्लिक पॉलिसी के लिए, FFII। 4 रेड फ्लैग्स 1 आउटकम, वॉइड पीडीएफ मस्त है ना, मस्त है। आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक दिस पीडीएफ एंड जेन्युइनली अगर कोई बच्चा इसको ढंग से पढ़ रहा है ना, इट विल मीन्स अ लॉट टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, बिकॉज आई नो, मेरे को पता है कितना टाइम लगा, एंड ईच पर्टिकुलर सेक्शन इज रिटन इन अ वेरी वेल फॉर्मेट। आप लोग को ऐसे कहोगे कि मैम हमने इसको अगर 3 बार भी पढ़ लिया ना, यू विल लिटरली लाइक ऐसे प्रोनाउंस करके आप क्या, मैम अभी बताते हैं हम सेक्शन 10, 11, 12, 13 जो पूछा उनको, ठीक है। एग्जाम ट्रिक क्या है, FFII साउंड्स लाइक अ बैंक, यू शुडंट ट्रस्ट योर मनी विद ईदर। एक बैंक है जिसको आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आप उसमें पैसा डाल रहे हो आपका, ठीक है, ये रेगुलरली आता है। ओके, नाउ सेक्शन 56 डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। क्या मैम बीच के सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चा इंपॉर्टेंट है, मैंने ये नहीं कहा, बट हम लोग जो एक होता है ना कि अपन प्रॉपर एक लास्ट रिविजन LDR कर रहे हैं अपन, बस वही कर रहे हैं, तो ऐसा मत समझना कि बिल्कुल ही हमको कुछ पढ़ना ही नहीं, सिर्फ ये पढ़ के चले जाएंगे तो काम हो जाएगा, नहीं, ये सिर्फ आपके लिए एक एड है, ये एक हेल्प है मेरी तरफ से, ठीक है। नाउ सेक्शन 56 डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट व्हिच आफ्टर इट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल। एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के बाद में मतलब सब्सिक्वेंट, आपको पता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है, कि पहले तक तो सही था बट बाद में जाके वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हो गया कि आप उसको आप कर ही नहीं सकते हो, है ना।
तो इस केस में क्या होगा, और बाय रीजन ऑफ सम इवेंट द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, प्रोमिसर प्रिवेंट नहीं कर पाया, अनलॉफुल बिकम्स वॉइड व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, या तो अनलॉफुल बन जा रहा है या इम्पॉसिबल। अभी एग्जांपल पढ़ेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो जिस चीज के बारे में बात चल रही है वो चीज ही खत्म हो जा रही है, डेथ हो जा रही है सामने वाले किसी पर्सन की, और चेंज इन लॉ। 3 पॉइंट्स है इसमें मैम, क्या 3 पॉइंट्स है, जिसकी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं इसको। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट डेथ, एंड थर्ड थिंग इज चेंज इन लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल, द बैंकेट हॉल बर्न डाउन ओवरनाइट। एक बैंकेट हॉल होता है जो शादी के लिए होता है, ठीक है, वो पूरी रात में ही जल गया वो, ठीक है। देन नीदर ऑफ अस इज लायबल, द कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रस्ट्रेटेड। एक इम्पॉसिबिलिटी आ गई ना, किसी की भी गलती नहीं थी यहाँ पर वो हो गया बस, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबल, फ्रस्ट्रेटेड है, वॉइड है, ठीक है। द फ्यूचर जस्ट कैंसिल्ड इटसेल्फ, फ्यूचर ने कैंसिल कर दिया, इज बेसिकली सेक्शन 56 की टैगलाइन ना। सेक्शन 56 क्या था, एक बार वापस बताओगे, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सुपर विनिंग या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। मैम क्या होता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, मतलब पहले जो चीज सही थी वो बाद में जाके चीज ऐसे हो जा रही है कि आप उसको कंटिन्यू ही नहीं कर पा रहे हो। मान लो किसी की शादी हो रही है, भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो, या अपन कुछ और ले लेते हैं, मान लो जैसे कोई भी ऐसा घर है जिसका, यार मैं सारे एग्जांपल्स ही ऐसे ले रही हूँ, तुम लोग यही पढ़ो। देखिए, बैंकेट हॉल बर्न डाउन हो गया ओवरनाइट, देन नीदर ऑफ अस इज लायबल, द कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रस्ट्रेटेड या इम्पॉसिबल है वो, ठीक है। एग्जाम रिकॉल की ट्रिक क्या है, आस्क क्या बोल सकता है, कुड ईदर पार्टी हैव प्रिवेंटेड द इवेंट। कोई एक पार्टी प्रिवेंट कर सकती थी, अगर नहीं तो ये फ्रस्ट्रेशन है। मतलब कोई भी एक पार्टी रोक सकती थी क्या उसको, नहीं रोक सकती ना भाई, वो हो गया, वो क्या कर सकते हैं, वो हो गया। एमसीक्यू में भी आता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में भी आता है, ठीक है। नाउ नोवेशन, रेसिशन एंड ऑल्टरेशन, मैम 3 डिफाइंड है, नोवेशन, रेसिशन एंड ऑल्टरेशन, तीनों की एक ही बार में आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगी कि क्या होता है, ठीक है, समझ लेना ना। मैम ऐसे डरा रही हो क्या आप, नहीं यार डरा थोड़ी रही हूँ, ऐसे थोड़ी। चलो देखो, नोवेशन क्या होता है, नोवेशन, अरे पेन तो थोड़ा सा, थोड़ा इसको, हाँ तो थोड़ा इसको मैंने प्रॉपर कर दिया ना। नोवेशन क्या होता है, नोवेशन, रेसिशन, या वही समझा दूं क्या, थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा तो। ऑल्ट्रेशन, कोई नहीं मैम आप टाइम लगा के प्रॉपर समझाओ। नोवेशन मतलब क्या होता है, देखो नोवेशन कुछ न्यू बना रहे हो, क्या पार्टीज चेंज होती है इसमें, बिल्कुल चेंज होती है, नहीं भी हो सकती, मेरे साथ साथ नहीं बोलना, प्रॉपर समझो पहले मुझे। पार्टीज चेंज होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ओल्ड पार्टी भी रह सकती है या न्यू पार्टी भी आ सकती है। क्या मैम ये म्यूचुअली होता है, म्यूचुअली मतलब दोनों लोग, जितने भी लोग हैं उनकी सहमति से होता है, या कोई भी एक जना कर सकता है, कोई भी एक जना कभी कॉन्ट्रैक्ट में छेड़छाड़ नहीं कर सकता जब तक सामने वाले की कंसेंट ना हो। तो क्या मैम ओल्ड और न्यू पार्टी होती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या म्यूचुअली होना चाहिए, ये म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल होनी चाहिए। और क्या हो सकता है मैम, देखो न्यू हो गया, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इसमें ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, सीधी सी बात है ना भाई, अगर मैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना रही हूँ तो ओल्ड तो खत्म होना ही है, ठीक है। पढ़ते हैं चलो एक बार, देखो क्या है, parties to a contract may substitute a new contract for it, parties to a contract may substitute, नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। नोवेशन में पार्टीज भी चेंज होती है, नहीं भी चेंज होती है। और रिजाइंड या कैंसिल इट, रिजाइंड का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना, ठीक है। ऑल टुगेदर पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है कि जाने दे यार, होगा कौन तो करेगा इस चीज को, ठीक है। या ऑल्टर कर सकता है, अपन कहते हैं ना ऑल्टरेशन हो गया इस चीज में, मतलब कुछ छेड़छाड़ हुई, कुछ दूसरा आ गया है, ठीक है। और ऑल्टर इट्स टर्म्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। वैसे तो क्या होता है ना, ऑल्टरेशन मेजरली जब फर्म में पार्टनर्स जो होते हैं ना, तो उनका PSR पढ़ा होगा ना, ये तो प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब ये चेंज होता है ना तो म्यूचुअल कंसेंट के साथ में होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो पहला वाला क्या हो गया अपना, नोवेशन हो गया। नोवेशन में नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो क्या मैम नोवेशन के अंदर रेसिशन आता है, बिल्कुल आता है, रेसिशन बिल्कुल आएगा। अरे स्पेलिंग मैम, स्पेलिंग तो सही लिखो। ओके, तो नोवेशन में रेसिशन आता है, बिल्कुल आता है। क्यों, क्योंकि पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो रहा है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। वो पार्टी सेम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। रेसिशन तो बिल्कुल खत्म कर देना, ऑल्टरेशन मतलब नया ही जिस कॉन्ट्रैक्ट में है उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करना, ऑल्टरेशन करना, मटीरियल चेंजेस करना, इंपॉर्टेंट चेंजेस। नाउ लेट्स टीयर अप द ओल्ड सप्लाई डील, पुरानी डील को टीयर अप करते हैं, मतलब भर देते हैं, एंड साइन अ फ्रेश वन विद अ न्यू वेंडर। थर्ड पार्टी आ चुकी है, यानी नोवेशन है यहाँ पर। अग्रीड, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट मीट योर रिप्लेसमेंट, ये नोवेशन है। नई पार्टी आ चुकी ना, न्यू वेंडर, ठीक है।
देखो, नोवेशन, रेसिशन, ऑल्ट्रेशन, एनआरए, एनआरआई से थोड़ा थोड़ा सा लगता है ना कि एनआरए, एनआरआई कुछ नया आ रहा है, एनआरआई कोई नया आ रहा है पर्सन, ठीक है। न्यू डील, ओल्ड डील्स फ्यूनरल, नई डील बनती है पुरानी डील का, दैट्स नोवेशन इन वन लाइन। एनआरए, रिप्लेस इट, कैंसिल इट और ट्विक इट, थोड़ा सा चेंज करता है। 3 ways आउट विदाउट ब्रीचिंग एनीथिंग, आप किसी को भी चीज को आप तोड़ नहीं रहे हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ रहे हो, बट आप वापस नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, किसी थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो या नया उसी कॉन्ट्रैक्ट में अल्टरेशन कर रहे हो। ओके, नाउ सेक्शन 63, मैम इसका कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 62 था, नोवेशन, ऑल्टरेशन एंड रेसिशन। सेक्शन 62, सेक्शन 63 किसका है? वेवर एंड रेमिशन ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखो, मोस्टली बच्चों को वेवर और रेमिशन में थोड़ा सा डाउट आता है कि नॉर्मल बेसिक डिफरेंस क्या है, तो वही अपन एक बार देखते हैं। अब promisee may dispense with or remit wholly or in part the performance of the promise made to them, or may extend the time for the performance or accept any other satisfaction instead of what was originally agreed without needing fresh consideration। मैम इसका क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल पढ़ते हैं, प्रॉपर समझ जाएगा। जस्ट पे मी 40,000 ऑफ द 50,000 यू ओwe, मतलब 40,000 दे दो, 50,000 देने की जरूरत नहीं है, 10,000 मैं रिवेव कर रहा हूं, मतलब वे नहीं होगा। यहाँ क्या आएगा? रेमिशन आएगा। मैम यार रेमिशन क्यों आएगा, वेव क्यों नहीं आएगा? जैसा आप अभी बोल रहे थे, मैं बोल नहीं रही थी, मैं तुम्हारे साथ चल रही थी, मुझे पता है तुम लोग मेरे साथ साथ चल रहे होगे कि वेव बोल रहे होगे, तो मैम यहाँ क्यों नहीं आया वेव? देखो, दो डिफरेंस है इसके अंदर। एक सेकंड ना, मैं ब्लैक व्हाइट बोर्ड लेके आती हूँ। अच्छा, ये लिखा हुआ है क्या? देखो, वेवर मतलब होता है गिविंग अप अ राइट। वेवर मतलब क्या होता है? राइट ही गिव अप कर देना, मतलब आपके पास में ये राइट था कि आप 50,000 पूरे ले लो, है ना। आपने बोला चल मेरे को पूरे ही मत दे, जा घूम मजे मार एकदम तो 50,000 था, आपने वेव कर दिया, पूरी ही वेव कर दी। बट रेमिशन क्या होता है? कम एक्सेप्ट करना, कम एक्सेप्ट करना बट करना, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। तो यहाँ पर यही था कि भाई 40,000 की 50,000 की जगह 40,000 देते तो वो रेमिट हो गया, मतलब आपने थोड़ा सा छोड़ दिया। एक्सेप्ट लेस, कम एक्सेप्ट करना और बाकी को छोड़ देना। कटिंग समवन स्लैक, लीगली स्पीकिंग नो न्यू कंसिडरेशन रिक्वायर्ड, कोई नया कंसिडरेशन नहीं होता है, जो पुराना है वही चलेगा। सेक्शन 73, इसका सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 63, 62 किसका था मैम? नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेसिशन का था, याद हो गया मैम। तो सेक्शन 73, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ पढ़ते हैं प्रॉपर। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, द इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन। जब एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक करते हैं अपन, बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते हैं, तो सामने वाली पार्टी को नुकसान तो हुआ होगा ना, तो उस नुकसान की भरपाई करना ही बता रहा है यहाँ पर। द सामने वाली पार्टी को नुकसान रिसीव होता है, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज नेचुरली अराइजिंग इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स, जो नेचुरली अराइज हुआ है, ऑर्डिनरी डैमेजेस बोलते हैं जिनको। एंड ऑल्सो फॉर द लॉस द पार्टीज न्यू एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग वाज लाइकली टू रिजल्ट, मतलब पहले ही पार्टी ने बोल दिया कि भाई अगर ये तूने ब्रीच तोड़ दिया तो तेरे को 50,000 रुपए मेरे को देना पड़ेगा। तो ये स्पेशल हो गया, ठीक है ना। कैसे? देखो एग्जांपल समझते हैं। यू डिडंट डिलीवर द मशीन, आई लॉस्ट माय यूजुअल प्रॉफिट। आपने मशीन डिलीवर नहीं करी, मेरा जो डेली का प्रॉफिट होता है वो लॉस हो गया। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी डैमेजेस है, कुछ पहले से बोला था कि नहीं बोला था। अब देखो, ऑर्डिनरी डैमेजेस या स्पेशल नोन डैमेजेस, 2 bucket ऑफ लॉस, द ऑब्वियस वन जो हो ही रहा है, ऑब्वियस है, बोलते ना ऑब्वियस है एकदम वो वाला। एंड द वन यू वांट देम अबाउट, आपने उसको बोला था अगर तूने ये काम करा तो देखो पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो स्पेशल हो गया, ठीक है। देखो एग्जाम की ट्रिक क्या है, अगर आपने उनको पहले से बोल रखा है वो स्पेशल है, स्पेशली आपने उनको कुछ चीज बोली, ठीक है। अगर नॉर्मल फॉल आउट है तो वो ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम कर रहे हो। थ्योरी एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों आता है इस पे। सेक्शन 74, सेक्शन 73 किसका था? डैमेजेस का था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सेक्शन 62 किसका था मैम? नोवेशन, ऑल्टरेशन एंड रेसिशन का था। सेक्शन 63 किसका था? वेवर एंड रेमिशन का था। हाँ ठीक है, ओके। सेक्शन 74, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। वैसे तो देखो इंग्लिश लॉ में इन दोनों की कोई अहमियत नहीं है, मतलब सॉरी अपनी इंडियन लॉ में तो वैसे ये चीज अगर मैं यूं कहूं कि लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, अब ये क्या होता है मैम? सेक्शन 74 में डिफाइन हो रहा है, वेयर अ सम इज नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एज द अमाउंट पेबल ऑन ब्रीच। अगर मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने करा, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 40,000 रुपीज तुमको देने हैं अगर ब्रीच हुआ तो, और द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ पेनल्टी स्टिपुलेशन, द पार्टी कंप्लेनिंग ऑफ ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट्स नेम्ड, वेदर और नॉट एक्चुअल लॉस इज प्रूव्ड। अगर मान लो यहाँ पर एक्चुअल लॉस भी प्रूव नहीं हुआ है तो पार्टीज इससे ज्यादा अमाउंट पे नहीं कर सकती। मैम क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वो चीज प्रिवेल करेगी, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वो चीज प्रिवेल करेगी। एग्जाम में अगर लीगल टर्म लिखनी है कि कौन सी चीज सबसे पहले ऊपर आएगी, प्रायोरिटी मत लिखिए ना, लिख सकते हो जिन बच्चों को अगर प्रिवेल याद नहीं आ रहा, बट आई विल सजेस्ट प्रिवेल याद रखना। एंड कॉन्ट्रैक्ट की चीज प्रिवेल करेगी, भले ही लॉस एक्चुअल लॉस प्रूफ हुआ हो या नहीं हुआ हो। क्विक सीन देख लेते हैं। आवर कॉन्ट्रैक्ट सेज 5 लाख ऑन पेनल्टी, 5 लाख की पेनल्टी होगी अगर लेट डिलीवरी करी तो।
कोर्ट कैन स्टिल ओनली अवार्ड अप टू 5 लाख, नो मोर। यहाँ पर कोर्ट भी ना यही बोल सकता है सिर्फ 5 लाख मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। कैप्ड एट स्टिपुलेटेड सम, जितना बोला है जितना लिखा है उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। नेम सम, जितना लिखा है वो ही आपकी सीलिंग है। सेक्शन 74 इज द टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ऑफ डैमेजेस, नेम सम इज योर सीलिंग। Whatever number the contract names, that's the maximum। प्रॉपर एग्जाम की ट्रिक है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में नंबर बोल रहा है आपको वो ही मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। नॉट अ गारंटीड पे आउट। सेक्शन 124, अभी कौन सा सेक्शन पढ़ा था? 74 पढ़ा था, सीधा 124 पे इंडेमनिटी एंड गारंटी पे आ चुके अपन, ठीक है। तो इंडेमनिटी क्या होता है मैम? सेक्शन 124 इंडेमनिटी मतलब सामने वाले की लॉस को आप प्रोवाइड कर रहे हो कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बाय वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस। सामने वाली पार्टी को आप कह रहे हो कि इस लॉस से मैं बता दूंगा कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर्स देमसेल्फ। अगर मेरा कोई लॉस हुआ, मतलब मेरी गलती से कुछ भी हुआ, तो मैं आपको उस चीज के लिए इंडेमनिफाई करूंगा, मतलब मैं बियर करूंगा उस चीज को। और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या किसी और पर्सन के लिए बोला है तो इट इज एसेंशियली अ टू पार्टी प्रॉमिस। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेमनिटी एंड गारंटी कितनी पार्टी होती है इंडेमनिटी में? 2, और गारंटी में हम कितनी होती है? गारंटी में होती है 3, ठीक है, पढ़ेंगे। आई विल कवर एनी लॉस यू फेस फ्रॉम दिस डील। उसने बोला मैं तुम्हारा सारा लॉस रिकवर कर दूंगा। यहाँ अगर 3 पार्टी होती तो ये है ना श्योरिटी बन जाता, और अगर इसने किसी से उधार लिया होता ना तो ये प्रिंसिपल डेटर बन जाता, और जो जिससे उधार लिया होता ना वो क्रेडिटर बन जाता, ठीक है। पर यहाँ पर अभी गारंटी नहीं पढ़ रहे, पर इंडेमनिटी पढ़ रहे हैं। तो इंडेमनिटी का क्वेश्चन में आएगा लिखा हुआ कि ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई इस बंदे ने आई विल कवर एनी लॉस फ्रॉम फेस फ्रॉम दिस डील, जस्ट द 2 ऑफ अस इन दिस प्रॉमिस, गॉट इट। 2 जने इस प्रॉमिस में, 2 पार्टीज है, एक प्रॉमिस, ओके। इंडेमनिटी इज 1 DM, वो अभी जेनजी लोग करते हैं ना 11 वाला, ठीक है। तो 11 मतलब बचा रहे भगवान, आपको कुछ मांग रहे हो आप उनसे, अच्छा, ठीक है ना। काउंट द पीपल इन द स्टोरी, 2 इंडेमनिटी, अगर 2 लोग हैं इंडेमनिटी है, ठीक है ना। सेक्शन 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। मैम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? अच्छा, अभी अपन ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था? सेक्शन 124 किसका था? इंडेमनिटी का। लास्ट में सेक्शंस प्रॉपर रिवाइज करेंगे, वो भी शीट दे रखी है, ठीक है। 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ प्रॉमिस टू परफॉर्म। गारंटी क्या होता है? आप सामने वाले को गारंटी दे रहे हो, चल ये चीज अगर ये नहीं पे कर पाया तो मैं पे कर दूंगा। तो उस बंदे को क्या बोलते हैं जो पे करने के लिए राजी हो जाता है? मान लो 3 जने हैं, इसने बोला अगर ये नहीं पे कर पाया, किसको? इसको, तो मैं पे कर दूंगा। तो इसको क्या बोलेंगे? श्योरिटी। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डेटर। जिससे पैसा लिया उसको तो मैं पता, हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ प्रॉमिस टू परफॉर्म और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ देयर डिफॉल्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? सामने वाले के डिफॉल्ट पे आप थर्ड पर्सन को पे कर रहे हो, ठीक है, या लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हो पेमेंट करके। देयर आर ऑलवेज 3 पार्टीज इन्वॉल्व्ड, द क्रेडिटर, द प्रिंसिपल डेटर एंड द श्योरिटी। Surety. If my friend doesn't repay your loan, I will। अगर मेरे बंदे ने अगर मेरे दोस्त ने पेमेंट नहीं करा, मैं पेमेंट कर दूंगा। डील, यू आर नाउ द श्योरिटी। सामने बोला ठीक है कर दे, पेमेंट मतलब है अपने को, पेमेंट से मतलब है पेमेंट कहीं से भी आए, ठीक है। 3 पार्टीज होती है यहाँ पर। गारंटीज ग्रुप चैट में कितने मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर्स होते हैं। इंडेमनिटीज सोलो डीएम है, सोलो पे चलता है, 2 ही जने होते हैं आपस में, देखो। नाउ 3 पीपल इन द स्टोरी। गारंटी, श्योरिटी इज द वन हु स्टेप्स इन इफ डेटर बेल्स। डेटर कौन होता है यहाँ पर? जो क्रेडिटर से पेमेंट लेता है, मैम पता है हमको। ओके, कम्स पेयर्ड विद इंडेमनिटी, नियर गारंटीड क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 148 अपन ने 2 कौन से सेक्शन पढ़े इंपॉर्टेंट, जिनमें आपको अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो इनकी डिफाइन आपको प्रॉपर्ली ट्रीट करके आनी है। 124 एंड 126 गारंटी का सेक्शन था, ठीक है। 148 बेलमेंट। 148 बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन। बेलर डिलीवर करता है किसको? बेली को डिलीवर करेगा सम पर्पस। मैं क्यों इतना चिल्ला के फड़ के गला आपको बता रही हूँ? क्योंकि सम पर्पस इंपॉर्टेंट है। अगर पर्पस नहीं होगा वो बेलमेंट नहीं होगा, ठीक है। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। या तो पर्पस अगर हो गया, मान लो ए ने, अरे ये कहाँ आ जाता है, तो मान लो ए ने बी को जो है फोन दिया रिपेयर करने के लिए, और ए ने बोला भाई तू जब इसको रिपेयर कर देना तो इसको सेल कर देना। तो किसके इंस्ट्रक्शन थे? ए के इंस्ट्रक्शन थे। ए ने बोली सेल कर देगा, कुछ भी होगा। कीप माई बाइक सेफ व्हाइल आई एम अब्रॉड। एक्स बोलता है मेरी बाइक का ध्यान रखना, मैं बाहर हूं। व्हेन आई रिटर्न कर देना जब मैं वापस आ जाऊं। और अच्छा, बेलमेंट पे रिटर्न करना होता है गुड्स। रिटर्न
अगर रिटर्न नहीं करोगे ना तो बेलमेंट भी नहीं होगा। पहली बात तो अंडरस्टूड, आई एम जस्ट होल्डिंग इट, नॉट कीपिंग इट। सिर्फ रख रहा हूं मैं, मतलब होल्ड कर रहा हूं मैं, रख नहीं रहा हूं, मतलब हमेशा के लिए, ठीक है। बेलमेंट है टेम्पररी हैंड ओवर, नॉट ओनरशिप, नहीं देती हो आप। गिविंग योर बाइक फॉर रिपेयर, दैट्स बेलमेंट, द मैकेनिक इज द न्यू ओनर। मैकेनिक ओनर थोड़ी बच जाएगा, ठीक है ना। पर्पस प्लस रिटर्न, एग्जाम की रिकॉल ट्रिक है, पर्पस होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, डिस्पोज्ड ऑफ एज डायरेक्टेड, उसको बेलमेंट बोलेंगे, और ओनरशिप नेवर चेंजेस है। एमसीक्यू आता है इसका बहुत बार। नाउ प्लेज, प्लेज क्या होता है? आप किसी को डेट रीपे करने के लिए कुछ दे रहे हो, एंड दैट विल बी मूवेबल। मैम वो इमूवेबल नहीं हो सकती, इमूवेबल मोस्टली मॉर्गेज में होती है, ठीक है। मोस्टली आप अगर मॉर्गेज सुनोगे ना तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रहेगी, बट जो प्लेज है वो मूवेबल के लिए रहती है। द बेलमेंट एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। द बेलर हियर इज कॉल्ड द पोनर। पॉनर बोलेगा, बेलर को कौन बोलेंगे? पॉनर बोलेंगे या प्लेजर बोलेंगे, और पॉनी होगा जो बेली होगा, या उसको प्लेज ई बोलेंगे। प्लेज इज सिंपली बेलमेंट डन फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। सामने वाले को आप सिक्योरिटी दे रहे हो कि भाई मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा हूं, अगर मैं नहीं दे पाया सामान बेच देना तू, या जो भी तेरे को सही लगे। टेक माई गोल्ड एज सिक्योरिटी अंटिल आई रीपे दिस लोन। गॉट इट? हेल्ड एज सिक्योरिटी, नॉट सोल्ड। अभी तक सोल्ड नहीं कर रहा है, बट जब अगर मान लेंगे कि वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो वी विल सेल इट। पेमेंट प्लेज मतलब बेलमेंट भी होता है और सिक्योरिटी भी होता है, बेलमेंट। ओके ना, एवरी प्लेज इज अ बेलमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैम प्लेज बेलमेंट क्यों होता है? क्योंकि वो गुड्स रिटर्न करना होता है अगर आप उसको पेमेंट कर देते हो तो, बट अगर रिटर्न नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा? कुछ तो पेमेंट हो जाएगा, बात खत्म है, लोन सेटअप हो जाएगा, रीपे हो जाएगा। किससे? आपकी चीज कंफर्म सेल करके, ठीक है। प्लेज इज बेलमेंट दैट शोड अप वियरिंग अ सिक्योरिटी बैज। एवरी प्लेज इज अ बेलमेंट बट नॉट एवरी बेलमेंट इज अ प्लेज। क्या सारे बेलमेंट प्लेज होते हैं? आप अपना सामान सामने वाले को इसलिए देने जा रहे हो कि वो आपका सामान रख ले, क्या आपने उससे डेट ले रखी है, कोई नहीं ले रखी है, तो आप सामने वाले को क्यों देते हो? या तो वो बेलमेंट हो सकता है, बट सारे बेलमेंट प्लेज होते हैं क्या? नहीं होते। क्या सारे प्लेज बेलमेंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। एवरी प्लेज इज अ बेलमेंट। सिक्योरिटी इज द एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट। सिक्योरिटी क्या है यहाँ पर? एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है। जैसे एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट क्या होता है? चाट मसाला, मस्त एकदम टेस्टी टेस्टी, मिर्ची के ऊपर एकदम शानदार वाला। सेक्शन 182 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। मैम एजेंसी क्या होता है? एजेंसी किसी भी पर्सन को आप अपना एजेंट बना रहा है। अपने घर पे अपने छोटे भाई को बोला जा जाके मेरे लिए पानी की गिलास लेके आ, तो आप उसको कह रहे हो जाओ जाके मेरे लिए पानी की गिलास लेके आ। वो आपको एजेंट की तरह काम कर रहा है और आपके बिहाफ पे वो काम कर रहा है यार ना, तो वो आपके लिए पानी की गिलास लेके आ रहा है। एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, या अनदर कौन हुआ? प्रिंसिपल होगा मैम। और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन, या आप सामने वाले को सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे हो जब आप थर्ड पार्टी से मिल रहे हो। द पर्सन फ्रॉम होम सच एक्ट इज डन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जिसके लिए वो काम होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी। क्या अपने भाई को बोलते हो कि भैया जाओ जाके मेरे लिए ग्लास लेके आओ पानी की, भैया आपको कहता है जाना मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, पर वो अगर वो लेके आ गया तो आपने उसको कुछ दिया क्या? नहीं, वो देखो ड्यू हो जाएगा बाद के लिए, वो आपको बाद में कभी बोलेगा जा जरा मेरे लिए भी, मैं भी तेरे लिए इस दिन इस टाइम पे लेके आया था। ऐसे चलता है। कैन यू बुक माई मूवी टिकट्स फ्रॉम मी? सामने वाले को बोल रहा है क्या मेरे लिए मेरी मूवी टिकट्स कर सकते हो? बिहाफ पे काम हो रहा है, श्योर, नो पेमेंट नीडेड, हैप्पी टू हेल्प। सामने बोल रहा है कि कोई बात नहीं, पेमेंट नीड की जरूरत नहीं, नेसेसरी नहीं है, बट दे सकते हैं। एजेंसी नो कंसिडरेशन। ट्रस्ट इज द ओनली करेंसी। ट्रस्ट ही ओनली करेंसी है। योर फ्रेंड बुकिंग योर टिकट्स मेक्स देम योर एजेंट। सामने वाला आपकी टिकट बुक कर रहा है, कांग्रेट्स, नो इनवॉइस नीडेड। एजेंसी का गोल्डन रूल क्या है? कंसिडरेशन इज ऑप्शनल है। कंसिडरेशन क्या है यहाँ पर? ऑप्शनल है। क्या मैंडेटरी है, कंपलसरी है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं है। फ्रीक्वेंट स्टैंड अलोन थ्योरी का क्वेश्चन आता है। सेक्शन 4, चलो 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 चलो, सेल पे आ गए, सोगा पे आ चुके अपन, ये सोगा बोलता है सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल। क्या दोनों एक ही चीज है, सेल या एग्रीमेंट टू सेल? नहीं। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स द सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स द बायर फॉर अ प्राइस, या सेलर अग्री कर जाता है कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूं। किसको देता है? वो बायर को देता है। कौन देता है? सेलर देता है, ठीक है। वेयर द ट्रांसफर हैपेंस इमीडिएटली, अभी का अभी, एकदम तुरंत, तो उसको बोलते हैं सेल। या अगर उसने थोड़ा टाइम लगाया, फ्यूचर में हुआ, तो अभी सिर्फ अग्रीमेंट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। अपन कहते हैं ना यार इस प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट करके आगे, साई दे के आगे, साई देते ना एडवांस पेमेंट, वो ही है अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। टेक द कार टुडे, पे मी टुडे, इट्स योर्स नाउ, तो यहाँ सेल हो गया। एंड इफ आई पे नेक्स्ट मंथ एंड कलेक्ट लेटर, तो यहाँ एग्रीमेंट टू सेल हो गया। ये हो गया आपका सेल, ये हो गया एग्रीमेंट टू सेल। नाउ सेल लेटर, एग्रीमेंट टू सेल। सेल इज
टेक इट नाउ, लेके जाओ। और एग्रीमेंट टू सेल, टेक इट इवेंचुअली, हाँ ठीक है यार लेके चल जाना, क्या है कोई दिक्कत नहीं। आज क्या हो सकता है, हैज ओनरशिप एक्चुअली मूव्ड येट, क्या ओनरशिप अभी चली गई है सामने वाले के पास, यस तो सेल हो गई है, पेंडिंग है अभी की, कुछ सिर्फ एडवांस दिया है आपने, तो वो आपकी ओनरशिप नहीं आती, आपने सिर्फ उस पर कब्जा कर लिया, मतलब आपने सिर्फ उस पर अपना हक जमा लिया कि ये मेरी ही होगी, व्हेन द पेमेंट विल बी डन। ऑलराइट नाउ ये डिस्टिंग्विश इसमें फेवरेट होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है आने की, किस किस के अंदर, एग्रीमेंट एंड सेल वाले के अंदर, एग्रीमेंट टू सेल एंड सेक्शन 12, अभी कौन सा सेक्शन पढ़ा था, 4 सेक्शन पढ़ा था, 4 सेक्शन क्या था, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेक्शन 12 वारंटी की कंडीशन क्या होती है, अ कंडीशन इज स्टिपुलेटेड एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन जो मेन पर्पस होता है उसके अगेंस्ट ही तो होती है, भाई मैंने ये कुछ मेन पर्पस करा, इसके अगेंस्ट मैंने बोला यार ये भी चीज होगी, तो जो ये भी होता है ना वो कंडीशन होती है, ठीक है। कंडीशन ब्रीच ऑफ विच एंटाइटल्स द एग्रीड पार्टी टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, वो रेपुडिएट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब वारंटी इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस, इट्स ब्रीच गिव्स राइज ओनली टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस नॉट रिजेक्शन ऑफ गुड, अगर इसका ब्रीच कर दिया आपने तो सिर्फ ये डैमेजेस के लिए क्लेम हो सकता है, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते गुड्स को कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, अगर आप वारंटी में है कोई चीज तो वो रिप्लेस हो जाती है, बट क्या आप रिजेक्ट कर सकते हैं गुड्स को कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरा पैसा वापस दे, ऐसा कभी नहीं हुआ है, किसी के साथ भी नहीं हुआ और होना भी नहीं है। अगर किसी के साथ मिल रहा है किसी को पैसा, तो आई डोंट नो क्या चल रहा है भाई दुनिया में, और है तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि मैम ये वाला चीज हुआ है जिसमें आप गलत हो और हम सही है, बिल्कुल बताओ ये चीज, ठीक है। आई ऑर्डर्ड एन ऑटोमेटिक रेड कार, दिस वंस मैनुअल है, ऑटोमेटिक वाज द डील ब्रेकर, कलर वाज जस्ट अ बोनस, ऑटोमेटिक तो एक डील ब्रेकर थी, वो कलर जो था उसका बोनस था, कंडीशन ब्रोकन हुई है, रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। रूट कंडीशन है, अगर कोई रूट है बेसिकली और अगर कोई ब्रांच है, मतलब रूट है कोई मेन पर्पस से है, तो ये हो गया आपका कंडीशन कि ये मेन पर्पस से है, और ये वारंटी है आपकी ब्रांच है। मैम ये क्या ब्रांचेस बना रहे हो, मैंने दोनों तरफ सेम बना दिए तो ये आपकी वारंटी है। कंडीशन मैं इतनी अच्छी नहीं ड्राइंग में, ठीक है ना, तो आप जज मत करना मेरे को। कंडीशन बट मैं बनाने पे आ जाऊं ना तो फिर तो भाई एकदम मैम क्या पता नहीं। कंडीशन इज द डील ब्रेकर, वारंटी इज द स्टिल फाइन, ठीक है राइट हो जाएगा यार, ठीक है कोई नहीं रिप्लेस कर देंगे, क्या दिक्कत है यार, वारंटी में है चला जाएगा। कैन यू कैंसिल द होल डील ओवर इट, क्या आप पूरी डील को ही कैंसिल कर सकते हो, हाँ कंडीशन है वो। कैन यू क्लेम ओनली डैमेजेस, वारंटी है वो, ठीक है। हर अटेम्प्ट पे देखा जाता है इस चीज को, तो प्रॉपर इसको याद कर लेना कि भाई सेक्शन 12 वारंटी एंड कंडीशन। नो सेक्शन 16 कैवेट एम्प्टर, बायर को पता होना चाहिए वो क्या ले रहा है, बिल्कुल पता होना चाहिए उसको, हमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो उसको पता होना चाहिए, हम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, जैसा लेके जाए सामान उसकी मर्जी है, हमने वहां जाके रख दिया था, उसको देखना है क्या सामान लेके जा रहा है। नाउ लेट द बायर बी अवेयर, सामने वाले को अवेयर होना चाहिए कि भाई वो क्या लेके जा रहा है। ऑर्डिनरली द बायर मस्ट एग्जामिन गुड्स, बायर को एग्जामिन करनी चाहिए गुड्स लेने से पहले। आज आप फोन लेने जा रहे हो, आपको पता है ना वो फोन प्रॉपर आप देखोगे, ऐसा तो नहीं उठा के लेके आ जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। एंड बियर द रिस्क ऑफ क्वालिटी और फिटनेस, दिस रूल बेंड्स वेदर बायर रिलाइज ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट, बट यहाँ पर ये रूल कब बेंड हो जाता है, बेंड हो जाता है मतलब मैम बेंड हो जाता है मतलब कि ये रूल अप्लाई होने के चांसेस कम हो जाते हैं जब सामने वाले की स्किल पे काम हो रहा हो, ठीक है, तब आप उस एग्जामिन नहीं कर सकते, आप एग्जामिन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। फॉर अ डिस्क्लोज पर्पस इन अ सेल बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन, आप सिर्फ थोड़ा सा सैंपल पे बिलीव कर रहे हो या डिस्क्रिप्शन वेयर फ्रॉड इज इन्वॉल्व। Now I need a machine that can process 100 kg of rice an hour. You choose. Trust me, this one's perfect for that. सामने वाला सेलर लाइबल है क्योंकि वो बोल रहा है कि इट्स परफेक्ट। यार तो इतने हॉर्न बजते ना, क्या बताऊं मैं, खैर कोई बात नहीं, पढ़ना है ना प्रॉपर पढ़ेंगे। ढोल भी बज जाए ना, लोग कहता है ना भाई बड़े बूढ़े कि अगर ढोल भी बज जाए तो भी हमारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। मेरे तो नाचने का मन करता है चलो एक्सेप्शन क्या है, सेलर लाइबल है यहाँ पर, ठीक है। नाउ बी अवेयर अनलेस SFD, SFD मतलब क्या होता है, सेलर रिलाइड ऑन फ्रॉड हो गया, डिस्क्रिप्शन या सेलर कुछ सैंपल मिसमैच हो गया, बायर की प्रॉब्लम है अंटिल द सेलर पुल्स अ फास्ट वन, अगर सेलर बोल रहा है मेरे पे डिपेंडेंट रहो, मैं देखूंगा, तो फिर ठीक है, नहीं तो किसका फॉल्ट है यहाँ पर, सेलर का फॉल्ट है। देन सडनली दे आर प्रॉब्लम। एग्जाम के एंगल से रिकॉर्ड ट्रिक क्या रहेगी, SFD ब्रेक्स द डिफॉल्ट रूल, स्किल रिलाइड ऑन, स्किल पे फ्रॉड हो गया, डिस्क्रिप्शन या सैंपल का मिसमैच हो गया। वेरी पॉपुलर केस स्टडी स्टाइल क्वेश्चन है, इस पे केस स्टडीज आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, कैविट एम्प्टर पे बहुत ज्यादा होते हैं। सेक्शन 16 याद कर लेना एज वेल एज सेक्शन 12, बाकी के सेक्शन भी अपन रिवाइज करेंगे, ऐसे थोड़ी जाने दूंगी, प्रॉपर रिविजन होएगा। ओके मैम
50, 47, 50 एंड 54 राइट ऑफ अनपेड सेलर क्या होते हैं मैम? वो ट्रांजिट में रोक सकता है उसको, और क्या कर सकता है? राइट ऑफ लीन है, रिटेन कर सकता है गुड्स को, और क्या है? राइट ऑफ रीसेल है, वो रीसेल कर सकता है गुड्स को। 3 है सेक्शन 47 राइट है रिटेन करने के, स्टॉपेज के राइट है और रीसेल के राइट है, ठीक है? 3 राइट्स हैं। बायर वेंट बैंकरप्ट और स्टॉपेज का ट्रांजिट, जो राइट ऑफ स्टॉपेज होगा ना, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये वाला सेक्शन 50 वो तभी होगा जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाएगा। मैम अगर बायर इंसॉल्वेंट नहीं हो कोई बात नहीं, आप वेट करो, जब वो पेमेंट देगा तब हो जाएगा, बट आप ट्रांजिट में नहीं रोक पाओगे उसको। तो मैम क्या हम रिटेन कर सकते हैं, लीन कर सकते हैं गुड्स को अगर उसने पेमेंट नहीं करा तो? हाँ बिल्कुल, अनपेड सेलर के राइट है ना ये कि आप रिटेन कर सकते हो गुड्स को, ठीक है? नो, बायर वेंट बैंकरप्ट, बायर बीच में दिवालिया हो गया मिड शिपमेंट में, मतलब ट्रक जा रहा था इसके पास में, बीच में दिवालिया हो गया, तो देन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट, डोंट लेट देम रीच हिम, रीच नहीं होने दो उसके पास में। स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, लीन 3 है, स्टॉपेज और रीसेल। बायर वेंट बैंकरप्ट मिड शिपमेंट, सेलर हिट्स रिकॉल ऑन द गुड्स, आजा जा वापस आजा। 3 रिफंड्स, 3 रिफंड होते हैं, रिफंड मतलब किसके पास में? सेलर के पास में। कौन सा सेलर? अनपेड सेलर्स। किस सेक्शन में डिफाइन है? 47, 50 एंड 54। मैम ये तीनों सेक्शन इतने डिफरेंस में क्यों है? आईसीए वालों की मर्जी, तो मैं तो दिमाग मत लगाओ, लॉ बनाने वाले की मर्जी है वो, ठीक है ना? आईसीए भी नहीं है, लॉ की मर्जी है। 3 रिफंड्स, लीन फॉर स्टॉपेज इफ ऑलरेडी मूविंग और रीसेल एज द फिनिशर, हर बार आता है, ऑफन एज अ प्रॉब्लम। नाउ डेफिनेशन एंड ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। मैम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे आ गया, बिल्कुल जल्दी, थोड़ा सा अपन स्पीड में चल रहे हैं, बट दैट टू विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड क्लैरिटी, सो दैट आपको कहीं पर भी दिक्कत ना आए। ऑल्सो यू हैव टू लर्न द सेक्शंस, सो कीप दैट इन माइंड कि आप सेक्शंस लर्न कर रहे हो विद इट, ठीक है? सेक्शन 4, डेफिनेशन एंड ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कब होती है? जब मैम कब होती है? मैं बता रही हूँ ना, तो ऐसे क्या कर रहे हो? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड। जब पार्टनरशिप कब बनती है? जब जो पर्सन होते हैं उनके बीच में ये बात हुई कि हाँ ये प्रॉफिट जो होगा हम टक 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 शेयर कर लेंगे। ठक टक 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 क्या होता है मैम? बस वो कि इतना इधर जाएगा, इतना इधर जाएगा, इतना इधर जाएगा। वो होता है ना कि भाई एक चॉकलेट आई है घर के अंदर, तो उस चॉकलेट में से इतना हिस्सा स्केल लगा कि नाप रहे हम कि ये हिस्सा भाई के पास जाएगा, ये हिस्सा बहन के पास जाएगा, ऐसे, ठीक है? तो और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। द रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी। मियरली शेयरिंग प्रॉफिट इज नॉट इनफ टू प्रूव वन एग्जिस्ट। मैम म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? अभी पढ़ते हैं, देखो। वी स्प्लिट रेंट 50-50 विद आवर फ्लैटमेट। हमने अपना हमारा जो रेंट था वो 50-50 हमारे फ्लैटमेट के साथ शेयर कर दिया। क्या हम पार्टनर्स हुए? कोई पार्टनर नहीं यहाँ पर, कोई किसी का एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा। बट अगर एक फर्म है, फर्म के अगर पार्टनर है ए, बी एंड सी, तो ये तीनों फर्म के लिए एज अ एजेंट काम कर रहे हैं, फर्म के लिए, नॉट फॉर एनीवन एल्स बट फॉर फर्म। फर्म खुद काम नहीं कर सकती ना, तो एजेंट काम कर रहे हैं उसके। तो यहाँ नॉट अ पार्टनरशिप, म्यूचुअल एजेंसी इज द रियल टेस्ट। म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। शेयरिंग प्रॉफिट इज जस्ट अ क्लू, म्यूचुअल एजेंसी इज द एक्चुअल आंसर की। Now, ask क्या है? Is each partner acting as an agent for all the other? क्या हर एक पार्टनर सामने वाले के लिए एजेंट की तरह काम कर रहा है? अगर नहीं तो वो पार्टनरशिप नहीं है। ट्रैप क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है? सेक्शन 30, मैम सेक्शन 30 क्या है अभी बताते हैं ना। सेक्शन 30 क्या है? पोजीशन ऑफ अ माइनर इन पार्टनरशिप। अब माइनर छोटे बच्चे का क्या पोजीशन होती है पार्टनरशिप में? मैम क्या पोजीशन होती है बताओ तो सही, बताते हैं ना। अ माइनर कैन नॉट बिकम अ फुल पार्टनर इन अ फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। क्या वो फुल पार्टनर बन सकता है? नहीं, बट सबके कंसेंट से वो एडमिट कर सकता है सिर्फ बेनिफिट्स को, ठीक है, ऑफ द पार्टनरशिप। हिज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर द फर्म्स प्रॉपर्टी। अगर मान लो फर्म की प्रॉपर्टी में उसका शेयर 2 लाख का है तो उसके एक्सटेंट तक वो लाइबल है। ही इज नेवर पर्सनली लाइबल फॉर द फर्म्स डेट। कोई भी अगर फर्म को लॉस हो जाता है या कोई भी डेट पेंडिंग है फर्म का, तो माइनर लाइबल नहीं है। माइनर सिर्फ मजे उड़ाने के लिए, वो प्रॉफिट्स के लिए एकदम, ठीक है ना, मजे उड़ाने के लिए एकदम। छोटे बच्चे हमेशा मजे उड़ाने के लिए होते हैं ना, बस वो मजे उड़ाने के लिए। कैन आई जॉइन द फर्म एट 16? यस, बट ओनली फॉर द प्रॉफिट्स, नो पर्सनल लाइबिलिटी फॉर यू। ज्वाइन कर सकते हो बट आपके लिए कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, बेनिफिट्स ओनली। रीड ओनली एक्सेस टू द फर्म, रीड ओनली एक्सेस होता है। देखो माइनर के पास में सिर्फ रीड ओनली एक्सेस होता है ना, मतलब आप उसको फोर्स नहीं कर रहे होते कि नहीं यार तेरे को तो ये काम करना ही है, तो कुछ और काम नहीं कर सकता। मतलब कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो फर्म को एंड यू आर गेनिंग द प्रॉफिट्स ओनली, यू आर नॉट लाइबल फॉर एनी डेट। मतलब ऐसे लोग ऐसे पैर पे बजा के जाते हैं। चल, माइनर गेट्स व्यू ओनली एक्सेस टू द पार्टनरशिप, प्रॉफिट यस, लाइबिलिटी नो।
एग्जाम से ट्रिक क्या है, माइनर बेनिफिट्स ओनली मेंबर है और लाइबिलिटी कैप्ड एट हिज शेयर, जीरो पर्सनल रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, मौजी उड़ाओ एकदम। रिपीटेड थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चंस के अंदर आता है। ये अमेंडेड था एक सेपरेट लीगल एंटिटी पे, देख लेते हैं। ये सेपरेट लीगल एंटिटी का क्वेश्चन है स्मॉल एलएलपी के लिए, है ना। एन एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विद परपीचुअल सक्सेशंस एंड अ लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। आपको पता है कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है जो कि एक परपीचुअल सक्सेशन होती है उसकी, वो चलती रहती है, और पार्टनर्स की अलग होती है, मतलब पार्टनर्स अलग होते हैं और फर्म अलग होती है। तो पता है ना अपने को, लायबिलिटीज लिमिटेड टू ईच पार्टनर्स अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर इसने बोला है कि ये 40 लाख देगा, इसने बोला है कि 20 लाख देगा, इसने बोला है कि 30 लाख देगा, तो इनके ही अग्रीमेंट, इनका ही अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन है कि ये इतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो उतने तक ही लायबल है वो। लायबिलिटीज लिमिटेड टू ईच पार्टनर। स्मॉल एलएलपी इंट्रोड्यूस्ड बाय द एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अप टू 25 लाख और टर्नओवर होना चाहिए 40 लाख, तो वो एलएलपी बन सकते हैं। एंजॉय लाइटर कंप्लाइंस, आपके पास ज्यादा कंप्लाइंस नहीं होता, आपको बहुत ज्यादा भेजामारी करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरना या कुछ और भरना, आपके पास प्रॉपर एक एलएलपी का पूरा रोल आ जाता है विद नॉर्मल टू मिनिमल कंप्लाइंस। वी वांट अ कंपनी शील्ड बट अ पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में कंपनी की शील्ड चाहिए, तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एन एलएलपी गिव्स यू। एलएलपी आपको यही देता है कि आपको कंपनी की तरह एक शील्ड देता है, कंपनी के आपको फीचर्स दे देता है, बट थोड़ा सा लिमिटेड होता है, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज आप कंप्लाइंस भी कम कर रहे हो आप, बट हाँ आपको पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनीज की शील्ड प्लस पार्टनरशिप्स का कंफर्ट मिल जाता है। एलएलपी सेड व्हाई नॉट बोथ एंड नोबडी हैज लुक्ड बैक सिंस, बोला था कि दोनों क्यों नहीं मिल सकते, तो कोई किसी ने वापस पीछे देखा भी नहीं इस चीज को। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी प्लस पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। स्मॉल एलएलपी का थ्रेशोल्ड क्या है, ये थ्रेशोल्ड है। हाई यील्ड थ्योरी चैप्टर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, अमेंडमेंट दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ सेक्शन 220 कंपनीज एक्ट 2013। मैम कंपनीज एक्ट किस में डिफाइन है, अभी तो बताया 2013 में डिफाइन है, तो मीनिंग ऑफ कंपनी क्या है, 220 में डिफाइंड है कंपनी। बिल्कुल याद कर लेना, रट लेना कि कंपनी किस में डिफाइंड है, ठीक है ना, कि 220 में डिफाइंड है। A company means a company. A company means a company incorporated under this act or any other previous company law. Once incorporated, it becomes a separate legal person. आपको पता है ना, separate Sullivan versus Sullivan के अंदर हुआ था कि separate legal entity है वो, ठीक है, distinct from its members, capable of owning property and suing or being sued in its own name। या तो खुद sue कर सकती है किसी को या खुद किसी से sue हो सकती है ना, दोनों चीजें हैं। I'm just one of 200 shareholders here. Doesn't matter. The company itself is its own person in law. खुद के खुद में ही है वो, कोई मैटर नहीं करता, separate legal entity है। The company is its own person. A company is basically legal clone that authorized with own members. Members come and go, but the company will go on forever. ठीक है ना। ये स्मॉल कंपनी की है डेफिनेशन, यहाँ पर मैं आपको ये अमेंडमेंट करके दे दूंगी, ठीक है, प्रॉपर पीडीएफ। नाउ स्मॉल कंपनी सेक्शन 285 में आती है, 2 क्लॉज 85। मैम स्मॉल कंपनी क्या होता है, स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी नॉट अ पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी होती है, नहीं, प्राइवेट कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी भी नहीं होती, सब्सिडरी भी नहीं होती, सेक्शन 8 कंपनी नहीं होती और वन गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। तो अगर आप जब भी स्मॉल कंपनी की डिफाइन लिख रहे हो तो आपको ऐसे लिखना है, स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85 एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85, ऐसे आपको डिफाइन करते जाना है। स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी बट अ प्राइवेट कंपनी। ऑल्सो इट एक्सक्लूड्स आफ्टर राइटिंग द लिमिट क्या है, 10 करोड़ एंड 100 करोड़। मैम क्या 4 एंड 40 करोड़ नहीं है, वो पहले थी, अब चेंज हो चुकी है। मई एंड जून जो भी बच्चे हैं, जून जुलाई जिनके भी सीए में इंटर एंड सीए के हैं तो उनके लिए थी, अब नहीं है। सितंबर के लिए 10 एंड 100 करोड़ की लिमिट है। तो ये बोलता है कि आर पेड अप कैपिटल इज 8 करोड़, टर्नओवर इज 70 करोड़। क्या स्मॉल है, हम बिल्कुल है। 10 एंड 100 का हो गया तो भाई नीचे है ना, बन तो स्मॉल कंपनी बन गई, ठीक है। 10 करोड़ की पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, ये पेड अप कैपिटल है, पीयूसी। स्मॉल कंपनी जस्ट अ ग्रोथ स्टार्टेड, द लिमिट डबल्स ओवरनाइट। इसमें लिमिट डबल ओवरनाइट हो चुकी है भाई, 10 करोड़ ओल्ड लिमिट्स, ठीक है, ये तो इतना कोई लोड नहीं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी ना, सेक्शन 7। इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, जब आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा दैट यू हैव कंप्लाइड विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट, देन यू आर रेडी टू स्टार्ट अ कंपनी, ठीक है, वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देते हैं सेक्शन 7 के अंदर। अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय फाइलिंग द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि आप कहां सिचुएट कर रहे हो, आपके पास ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या, क्या करना चाह रहे हो आप, क्या क्या चीजें, मतलब कंपनी किस पे बेस कर रही है, एंड अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार अलोंग विद द डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर। बेसिकली सब कुछ रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। ऑन रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रार इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड द कंपनी बिकम्स अ बॉडी
इनकॉर्पोरेट फ्रॉम दैट डेट। रजिस्ट्रार जो होगा, आरओसी जो होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सीओआई इशू करेगा कंपनी को, और कंपनी उस दिन से ही आ जाती है बॉडी कॉर्पोरेट बनने के लिए। इनकम बॉडी कॉर्पोरेट फ्रॉम दैट डेट। वी हैव फाइल्ड द एमओए सब्सक्राइबर्स एवरीथिंग, डिटेल फाइल कर दी तो रजिस्ट्रार बोलता है ये लो तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बॉडी कॉर्पोरेट बॉन्ड। ओके, एमओए प्लस फाइलिंग प्लस रजिस्ट्रेशन बर्थ हो गया। फॉर्मूला क्या है? एमओए फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, सर्टिफिकेट मिलता है, ब्रांड न्यू लीगल पर्सन, क्यों कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे आ चुके हैं। सेक्शन 13 क्या बोलता है? अच्छा, कंपनीज का सेक्शन कौन सा था? कंपनी किस में डिफाइंड है मैम? आता है अब तो, सेक्शन 220 में डिफाइंड है। ठीक है, सेक्शन 7 में क्या है? इनकॉर्पोरेशन। ये सेक्शंस आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जब भी किसी केस स्टडी या किसी थ्योरी क्वेश्चन का आप स्टार्ट करते हो तो आपको नहीं पता होता मैम कहां से स्टार्ट करना है। फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर द सेक्शंस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नो, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन। आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से, कि हाँ आपको पता है इस चीज को कैसे डिफाइन करना है अंडर विद सेक्शन। तो इसी चीज के लिए ये वीडियो बनी है। सेक्शन 13 क्या है? व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? एनआई क्या होता है मैम? पता है क्या होता है? कि प्रोमिसरी नोट आ जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है, चेक आ जाता है, इनको बोलते हैं एनआई। पेबल ईदर ऑर्डर और टू बियरर, सच इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन गेट अ बेटर टाइटल देन द ट्रांसफरर हैड, अनलाइक एन ऑर्डिनरी असाइनमेंट ऑफ दैट। जो होल्डर होता है ना ड्यू कोर्स के अंदर, वो बेटर टाइटल ले सकता है किससे? ट्रांसफर से। जैसे देखो, आई गॉट दिस चेक फ्रॉम समवन आई डोंट इवन नो, मुझे ये चेक जिससे मिला, होता है ना कभी कभी आप एक डोनेशन लेते हो, भाई किसी से चेक मिला आपको पता नहीं है, डजंट मैटर, एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स योर टाइटल कैन स्टिल बी क्लीन, आपको पता है आपका टाइटल क्लीन है, हो सकता है वो। ठीक है, प्रोमिसरी नोट आ जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो रही है, दैट 3 पेपर कैन चेंज हैंड्स फास्टर देन गॉसिप। ये 3 पेपर जो है ना इतने ज्यादा फ्रीली ट्रांसफर हो कि ऐसे हाथ चेंज होता है, इधर से गया, इधर से इधर गया, इसके किसी हाथ में गया, एंड स्टिल कैरी क्लीन टाइटल, स्टिल कैरी क्लीन टाइटल। ठीक है, कोर डेफिनेशन चैप्टर है, न्यूली इन्फोसाइज्ड। ठीक है, वो तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। 138 नाउ डिसऑनर ऑफ चेक क्या होता है? डिसऑनर मतलब मैम हम गए तो उसे चेक लगाने पर वो बाउंस हो गया। ठीक है, वेयर अ चेक इज रिटर्न्ड अनपेड बिकॉज द अकाउंट हैज इनसफिशिएंट फंड, तभी तो बाउंस हो जाता है। द ड्रॉअर कमिट्स एन ऑफेंस provided that the payee gives a demand notice within 30 days of dishonor and the drawer fails to pay within 15 days of receiving that notice। समझना, 30 days and 15 days। मैम 30 days किसके लिए है? जब कौन दे रहा है भाई आपको? ड्रॉ ही जो है, सॉरी पे ही लेते, चलो पे ही जो है वो बोल रहा है 30 डेज के अंदर तुमको ये डिमांड नोटिस दे रहा हूं। 30 डेज में ये डिमांड नोटिस वो दे सकता है कि भाई 30 डेज बाद में 15 डेज के अंदर तुमको ये पेमेंट करना है। ड्रॉअर फेल्स टू पे विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग दैट नोटिस, इट इज अ क्रिमिनल नॉट जस्ट सिविल कॉन्सिक्वेंस। क्रिमिनल है अगर 15 दिन में भी आप पेमेंट नहीं कर पाए। तो 30 डेज क्या है? ड्रॉअर के लिए जो पे ही है, जिसके लिए नोटिस भेजने का टाइम लिमिट है कि भाई 30 डेज ड्रॉई के लिए, अरे यार ड्रॉई बात बार याद आता है, पे के लिए है जो ये टाइम लिमिट है कि भाई वो 30 डेज में डिमांड नोटिस भेज सकता है कि भाई 15 दिन बाद में, 15 दिन तक तू पेमेंट करते, अगर नहीं करा तो क्रिमिनल एक्टिविटी है। माई चेक बाउंस इनसफिशिएंट फंड्स, आई हैव सेंट माई 30 डे डिमांड नोटिस, 30 दिन के अंदर पेमेंट, पे विद इन 15 डेज और फेस सेक्शन 138। 15 दिन के अंदर पे करो, 30 डेज का डिमांड नोटिस भेज दिया, 15 दिन में पे करो वरना क्रिमिनल ऑफेंस। अ बाउंस चेक इज अनोइंग, इग्नोरिंग द नोटिस आफ्टर इट इज, जब आप क्रिमिनल बन जाता है। अगर इग्नोर कर दोगे नोटिस को तो आप क्रिमिनल चीज में आ जाओगे। 2 क्लॉक्स, 30 डेज फॉर द पेइंग नोटिस, 30 डेज किसके लिए होती है? पेई के नोटिस के लिए। देन 15 डेज फॉर द ड्रॉअर थ्रू पे, या 15 डेज किसके लिए होते हैं? ड्रॉअर के लिए कि वो पेमेंट कर दे। मिस बोथ एंड इट्स सेक्शन 130, दोनों को मिस कर दो आप 138 के अंदर, तो 138 में आप बिल्कुल वैसे हो जाओगे एकदम कि कैसे नहीं करा। ठीक है, नाउ 10 मिनट का रिवीजन चार्ट है, फटाफट एक रिवीजन सीरीज लेते हैं ब्रेक के बाद। आप भी ब्रेक ले लो 2 सेकंड का फिर आते हैं अपन। नाउ सेक्शन 2H किसका था? मैम फटाफट स्टार्ट भी करा रहा हूं, बिल्कुल फटाफट करेंगे। चलो, सेक्शन 2H किसका था? कॉन्ट्रैक्ट का था। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फ्री कंसेंट एसेंशियल्स होते हैं। फ्री कंसेंट कॉम्पिटेंट, लॉफुल और नॉट वाइड होना चाहिए। सेक्शन 11 किसका होता है? कॉम्पिटेंसी का होता है कि आप कॉम्पिटेंट हो, एज होना चाहिए, माइंड होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। सेक्शन 15 किसका होता है? कोवर्जन का होता है। सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, डोमिनेट विल होता है, अनफेयर एडवांटेज ले रहे हो आप। ठीक है, सेक्शन 17 फ्रॉड का होता है, लाई टोल्ड ऑन पर्पस, आप जानबूझ के किसी को गलत चीज बता रहे हो या आप उसका फायदा उठाना चाह रहे हो, कुछ छुपा रहे हो आप। 18 किसका होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन, ऑनेस्ट है बट आप गलत है, मतलब आप
ऑनेस्ट है बट गलत है, आपने कुछ ऐसी चीज बोली है जो शायद आपकी तरफ से गलत नहीं हो बट वो गलत हो चुकी है सामने वाले के लिए। सेक्शन 23 फॉरबिडन है, फ्रॉडलेंट है, इंजरियस है, इमोरल है, तो वो वॉइड कहलाएगा। ठीक है, इसमें एक 19 भी था जो वॉइडेबल होता है इन चारों के लिए। सेक्शन 56 क्या है, इम्पॉसिबल है, अनलॉफुल आफ्टर फॉर्मेशन, सब्सिक्वेंट कुछ हो रहा है तो वो सेक्शन 56 में आएगा। 62 नोवेशन, रेसिशन, ऑल्ट्रेशन। 63 मैम वेवर और रेमिशन, दो चीज डिफरेंस बताया था। वेवर क्या होता है, प्रॉपर राइट ही वेव कर रहे हो आप किसी का, प्रॉपर पूरा ही खत्म कर रहे हो कि मेरे को चाहिए नहीं, रेमिट कर रहे हो, थोड़ा ले रहे हो पर ले रहे हो। ठीक है, सेक्शन 73 ऑर्डिनरी स्पेशल डैमेजेस। सेक्शन 74 कंपनसेशन कैप्ड एट द नेम्ड और स्टिपुलेटेड सम, जितना लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में 10,000 तो 10,000, नॉट इवन कोर्ट कैन डिसाइड मोर देन दिस, ज्यादा नहीं बता सकती कोर्ट भी। ठीक है, 124 किसका है, इंडेमनिटी का, दो पार्टीज होती है। 126 किसका है, गारंटी का है, तीन पार्टीज होती है, क्रेडिटर, डेटर एंड श्योरिटी। ओके, 148 किसका है, बेलमेंट का है, टेम्पररी हैंडओवर होता है, पर्पस बाउंड होता है। ठीक है, 172 किसका है, प्लेज, बेलमेंट प्लस सिक्योरिटी। 182 किसका है, एजेंसी नीड नो कंसिडरेशन। सेक्शन 4 सोगा आ जाते हैं, सेल वर्सेस नाउ एग्रीमेंट टू सेल। सेक्शन 12 किसका है, कंडीशन रूट है और वारंटी कोलेटरल है। 16 कैवेटेम्प्टर, एक्सेप्ट स्किल, फ्रॉड एंड डिस्क्रिप्शन, अगर सेलर की ही गलती होगी, यहाँ पर सेलर की गलती होगी क्योंकि बायर अवेयर होने से कोई मतलब नहीं होता, सेलर ही अपनी तरफ से कुछ बोला है जिसपे अपन ने भरोसा करा है। सेक्शन 47, 50 एंड 54 क्या होता है, लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रीसेल। सेक्शन 4 पार्टनरशिप का आता है, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए जिसका रियल टेस्ट है। ठीक है, नाउ सेक्शन 30 किसका आता है, माइनर के बेनिफिट्स है, कैप लाइबिलिटी। एलएलपी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट है, स्मॉल एलएलपी है, टर्नओवर भी दे रखा है आपको। 220 कंपनी है, सेपरेट लीगल पर्सन है। 285 स्मॉल कंपनी है, नाउ अमेंडमेंट आ चुका है इसका। सेक्शन 7 एमओए, फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन से स्मॉल कंपनी का होना चाहिए 10 करोड़ कैपिटल एंड 100 करोड़ टर्नओवर। ठीक है, सेक्शन 7 क्या है अपना, एमओए, फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन होता है। सेक्शन 7 थाला जीत गए। ठीक है, सेक्शन 13 एनआई, 13 क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये तो वैसे भी, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक आता है। सेक्शन 138 क्या होता है, बाउंस चेक प्लस इग्नोर्ड नोटिस। इग्नोर्ड नोटिस की डेट क्या थी, 30 डेज की थी, किसके लिए, पेई के लिए। पेई 30 डेज में डिमांड नोटिस देगा, उसके बाद 15 डेज के अंदर पेमेंट करना है, किसको, पेयर को पेमेंट करना है। अगर पेमेंट नहीं करा दैट विल बी ट्रीटेड एज क्रिमिनल ऑफेंस। ओके, नाउ तुम्हारा ये हो चुका है सीए में, सीए का मैम हम सीए में कर रहे हैं बट अभी सीए पढ़ा रहे हो आप। ठीक है, सीए फाउंडेशन का ये कंप्लीट हो चुका है। वेल, स्टडी हार्ड एंड ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाली है अगर आप इसको 4 बार भी पढ़ने वाले हो तो। ठीक है, और ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन करके ले सकते हो। फर्दर आगे भी बहुत सारी चीजें आने वाली है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी फॉर सितंबर 2026 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स। वेरी वेरी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।